लुसेंडा बाकी बच्चों के साथ ना खेलते हुए एक साइड में जाकर आसमान की तरफ घूरती ही रहती थी। कुछ समय से लुसेंडा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया था। दरअसल उसे अब तो बहुत ही अजीब तरीके की विस्परिंग आवाजें सुनाई देती थी, पर आखिरकार ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं, इसका उससे कुछ अंदाजा ही नहीं होता। अब यहाँ सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे थे, तभी उन सभी की क्लास टीचर मिस टाइलर वहाँ पर आ जाती है। टाइलर ने सारे बच्चों को क्लास के अंदर ले लिया और उन्हें पढ़ाने लगी। दरअसल टाइलर सभी को बता रही होती है कि आज के दिन ही हमारा स्कूल फाउंड हुआ था और आज हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो इसीलिए मिस टाइलर ने सारे बच्चों को एक टास्क प्रोवाइड कर दिया। मिस टाइलर ने सारे बच्चों को कहा कि तुम सभी को एक ड्राइंग बनानी है जो कि 50 साल बाद पृथ्वी की होगी। यानी कि उन सभी को अपनी इमेजिनेशन का यूज करके ये पता लगाना था कि 50 साल बाद पृथ्वी कैसी होगी और उसी की उन्हें ड्राइंग बनानी है। जिसके बाद उन सभी बच्चों की ड्राइंग्स को एक चैम्बर में रख दिया जाएगा और उन्हें 50 साल बाद ही ओपन करेंगे, जिससे कि 50 साल बाद आने वाली जनरेशन इन सारी चीजों को देखकर इंस्पायर हो सके। अब मिस टाइलर के कहने पर सारे बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग बनाने लगे थे, लेकिन लुसेंडा यहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें ही कर रही होती है। वो ड्राइंग बनाने के बजाय पेपर पर कुछ न्यूमेरिक कोड लिख रही थी और ये रिलेटेड होते हैं उन सारी वॉइसेस से जिसके विस्पर उसे सुनाई दे रहे थे। लुसेंडा तो लगातार उन सारे मैसेजेस को पेपर पर लिखती जा रही थी, जैसे कि कोई उसके दिमाग में मैसेज ट्रांसफर कर रहा है और उसे कन्वे करने के लिए एक पेपर पर लिखते जा रही है। सभी बच्चे अलग अलग टाइप की ड्राइंग बना रहे थे और अब पूरे 1 घंटे बाद जब समय खत्म हुआ तब मिस टाइलर सभी से उनका ड्राइंग लेने लगी थी। लेकिन जब वो लुसेंडा के पास आकर देखती है कि इसने तो न्यूमेरिक कोड्स लिखे हैं, वो भी ड्राइंग बनाने के बजाय। हालांकि लुसेंडा ने अभी तक पूरी तरीके से वो न्यूमेरिक कोड नहीं लिखा होता, पर इससे पहले मिस टाइलर ने उसकी ड्राइंग ले ली थी। सारे बच्चों की ड्राइंग जमा होने के बाद उन्हें एक चैम्बर में रख दिया जाता है, जिसे कि अब 50 साल बाद ही ओपन किया जाएगा। सारे बच्चों से लेकर यंगस्टर्स काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम करने वाला था। बट अब यहाँ मिस टाइलर की नजर लुसेंडा पर जाती है, जो बाकी बच्चों से एकदम अलग होकर खड़ी थी। लुसेंडा का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस होता है। मिस टाइलर ने जैसे ही अपनी नजर लुसेंडा के ऊपर से घुमाई, तभी अचानक वो अगले मोमेंट में वहाँ से गायब हो जाती है। मिस टाइलर तो सारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर लुसेंडा को ढूंढने लगी थी। चौंकाने वाली बात होती है कि लुसेंडा पूरे स्कूल में ही नहीं मिलती, लेकिन कई देर तक ट्राई करने के बाद मिस टाइलर को लुसेंडा एक लॉकर में मिलती है, जिसके हाथों पर पूरा खून लगा हुआ था। दरअसल लुसेंडा ने अपनी हाथों की मदद से वही न्यूमेरिक कोड कंप्लीट किए होते हैं, जिसे कि वो पेपर पर नहीं लिख पाई थी और उसे मिस टाइलर ने ले लिया था। आखिर ये चीजें किस तरफ इशारा करती हैं, ये तो किसी को नहीं समझता। अब इसी तरीके से यहाँ पर पूरे 50 साल बीत जाते हैं। हमें अब जॉन नाम का एक बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर दिखाया जा रहा था, जो एक टेलीस्कोप की मदद से स्पेस की जांच कर रहा होता है। जॉन तो अपने बेटे कैलिब के साथ रहा करता था। कई साल पहले जॉन की ब्यूटीफुल वाइफ एक कार दुर्घटना में मारी गई और तब से ही जॉन कैलिब को अकेला ही संभालता है और उसके साथ रहता है। कैलिब को सुनाई बहुत कम दिया करता था, इसीलिए वो ईयर प्लग वाली मशीन पहनता है, जिससे कि वो सुन सके। और वहीं जॉन अपनी वाइफ के जाने के गम को अभी भी भुला नहीं पाया था। तब से ही वो हमेशा ड्रिंक किया करता और नशे में रहता। अगले दिन जॉन अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर ले रहा होता है। वो तो जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करके कैलिब के एलिमेंट्री स्कूल में चला गया था, जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा होकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज इस एलिमेंट्री स्कूल को 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इत्तेफाक की बात ये थी कि ये तो वही स्कूल होता है जहाँ पर कई साल पहले लुसेंड्रा भी पढ़ा करती थी। अब यहाँ 50 साल कंप्लीट होने के कारण उस पूरी ड्राइंग को निकाला जा रहा था, जो चैम्बर में बंद करके रखी गई थी। वहाँ पर तो मिस टाइलर भी आई हुई होती है, जो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उनका काफी अच्छी तरीके से सम्मान किया जा रहा था। अब बॉक्स के अंदर 50 साल पहले वाले बच्चों की जो सारी ड्राइंग्स रखी गई थी, उसे निकालकर सारे बच्चों में बांट दिया जाता है। कैलिब भी जब एक ड्राइंग लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे लुसेंड्रा का ही लेटर मिलता है। तभी उसे लुसेंड्रा द्वारा बनाई गई ड्राइंग मिलती है। तभी अचानक कैलिब को अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर तक उसे नहीं समझता कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन फिर वो सोच लेता है कि उसके कान में लगाई गई मशीन की वजह से ये हो रहा है। अब कैलिब ने लुसेंड्रा की जैसे ही ड्राइंग खोली, तब वो देखता है कि इसके अंदर ड्राइंग नहीं बल्कि न्यूमेरिक कोड्स लिखे हुए हैं। उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आखिर ड्राइंग में ये सारी चीजें कहाँ से आ गई। अचानक कैलिब को जंगल के एक रास्ते पर कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो लगातार उसे देख रहा था, पर उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। अगले मोमेंट में वो अनजान आदमी वहाँ से गायब हो गया था। हालांकि ये सारी बातें कैलिब घर पहुंचने के बाद अपने फादर जॉन को भी बताता है। वो कह रहा था कि आज मुझे बहुत ही अजीब तरीके की विस्परिंग साउंड सुनाई दी है, लेकिन यहाँ पर जॉन भी अपने बेटे कैलिब की ये बातें इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कभी कभार मशीन खराब हो जाती है, इसीलिए कैलिब को ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। कैलिब भी अब अपने फादर के बोलने पर ये मान लेता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर लुसेंड्रा नाम की ये लड़की ने ड्राइंग के बजाय इतने सारे न्यूमेरिक कोड क्यों लिखे हुए हैं। कैलिब उस पेपर को डेस्क पर ही रखकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ कैलिब सोते हुए अपनी मॉम की वीडियोस देख रहा था। उसे अपनी मदर की बहुत ज्यादा याद आती है, इसीलिए वो हमेशा उनकी वीडियो देखकर बातें किया करता। अब यही सारी चीजें जॉन भी नोटिस कर लेता है। उसे भी अब अपनी वाइफ की याद आने लगी थी, इसीलिए वो जाकर डायरेक्टली ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करते हुए अचानक जॉन वही ग्लास उस पेपर पर रख देता है, जिसके अंदर न्यूमेरिक कोड लिखे हुए थे। पेपर खराब ना हो इसकी वजह से जॉन ने ग्लास ऊपर उठाया, पर तभी अचानक पेपर पर जो न्यूमेरिक कोड लिखे हुए थे, उनमें से एक पोर्शन हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ जॉन एक प्रोफेसर था, जिसे कि न्यूमेरिक कोड सॉल्व करना काफी अच्छी तरीके से आता था, इसीलिए वो हाईलाइट हुए न्यूमेरिक नंबर्स को एक बोर्ड पर लिख लेता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सॉल्व करने लगा था। थोड़ी देर के अंदर ही जॉन एकदम से चौंक गया, क्योंकि ये न्यूमेरिक कोड तो ऑस्ट्रेलिया में हुए 9/11 हमले की है और उस टेररिस्ट अटैक में जितने भी लोग मारे गए वो उस नंबर में लिखे हुए थे। यानी कि पेपर पर मौजूद इन सारी न्यूमेरिक कोड का कोई ना कोई तो मतलब जरूर है। अब जॉन को लग रहा था कि पेपर पर लिखी हुई ये सारी न्यूमेरिक कोड ऐसे ही कनेक्टेड हो गए, इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इसीलिए वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए बाकी सारी न्यूमेरिक कोड को भी बोर्ड पर लेकर सॉल्व करने लग जाता है, क्योंकि जॉन को ये नहीं समझ रहा था कि आखिर 9/11 का जो अटैक था वो तो कुछ ही साल पहले हुआ होता है और ये लेटर तो 50 साल पहले वाले बच्चों ने लिखा था। आखिर ये दोनों चीजें किस तरीके से कनेक्टेड है, यही जॉन पता करने की कोशिश करता है। जॉन ने उन सारे न्यूमेरिक कोड का मतलब समझने
समझने के लिए उन्हें व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया था, जिसे कि वो अपने मेथड का यूज करके डीकोड करने लगा। कुछ ही देर के अंदर अंदर जॉन को ये पता चलता है कि वो न्यूमेरिक कोड कोई नॉर्मल न्यूमेरिक कोड नहीं है, बल्कि वो तो कुछ साल में घटे हुए सारे दुर्घटनाओं के डेट थे। और उसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि उस घटना में कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हो गए। उन सारी चीजों में तो जॉन की वाइफ का भी एक्सीडेंट मेंशन होता है, पर ये बातें किसी को भी 50 साल पहले कैसे पता चल सकती थी, जबकि ये सारी दुर्घटनाएं कुछ 10 सालों में ही घटी हैं। उन सारे न्यूमेरिक कोड में तो आने वाली घटनाओं के बारे में भी लिखा था, लेकिन जॉन पता नहीं क्यों उन कोड को डिकोड ही नहीं कर पा रहा होता। अब तो जॉन को इतना अंदाजा तो लग गया था कि इन न्यूमेरिक कोड में जरूर कोई बात छुपी हुई है जिसका रिलेशन फ्यूचर से हो सकता है। इसीलिए अब इन सारी चीजों के बारे में डीपली स्टडी करने के लिए जॉन अपने एक साथी फिल के पास चला गया था। जॉन ने फिल को ये सारी बातें बताई कि कैसे ये न्यूमेरिक कोड दुर्घटनाओं को दर्शाते हैं जो दुर्घटनाएं पास्ट और फ्यूचर में होने वाली हैं। लेकिन फिल पता नहीं क्यों जॉन की इन बातों को बताने के बाद उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। उसे लग रहा था कि जॉन पागल हो चुका है और वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, इसीलिए फिल जॉन का साथ देने से मना कर देता है। लेकिन जॉन को तो किसी भी तरीके से इस बारे में जानना था, इसीलिए वो सबसे पहले मिस टायलर के पास चला जाता है, क्योंकि वो उन सारे बच्चों की क्लास टीचर हुआ करती थी। मिस टायलर जो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, जॉन उनके पास आकर लुसेंडा के बारे में पूछता है। मिस टायलर ने लुसेंडा के बारे में उसे सब कुछ बताया कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहा करती थी। उसने हमेशा कहा है कि उसे अजीब तरीके के साउंड सुनाई देते थे, वो भी विस्पर वाले। जॉन बहुत पहले से ही सोच रहा था कि वो डायरेक्टली जाकर लुसेंडा नाम की उस लड़की से मिल ले, जो अब काफी ज्यादा जवान हो चुकी होगी। लेकिन दुख की बात ये होती है कि मिस टायलर ने बताया कि कुछ सालों पहले ही लुसेंडा ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये बातें सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि उसे अब इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अब यहाँ कैलिब अपने घर के पास फुटबॉल खेल रहा था, तभी अचानक वहाँ पर कार लेकर वही आदमी आ जाता है जो कुछ समय पहले कैलिब को दिखा था फॉरेस्ट के अंदर। उस आदमी ने कैलिब को अपने पास बुलाया, इसीलिए कैलिब तुरंत ही भागता हुआ वहाँ पर पहुंच गया। उस अनजान आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए अब उसी ने ब्लैक कलर का एक छोटा सा स्टोन कैलिब को दे दिया। कैलिब को तो इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो क्या है, इसीलिए उसने वो स्टोन अपने पास रख लिया। और अब जॉन जैसे ही बाहर आता है तब वो अनजान आदमी अपनी कार लेकर कहीं दूर चला गया। जॉन भी उस आदमी को अच्छे से देख नहीं पाया। जॉन तुरंत ही कैलिब के पास आकर उसे समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से अनजान आदमियों से बात नहीं करनी चाहिए। और अब तो जॉन ने कैलिब को काफी ज्यादा डांट भी दिया था। कैलिब इससे बहुत ही ज्यादा नाराज होकर अपने घर में चले जाता है। अब यहाँ जॉन बहुत सारी न्यूज दिख रहा था जिसमें कि हाल ही में हुई दुर्घटना के बारे में बताया जाता है, और इन दुर्घटनाओं का कनेक्शन सेम टू सेम उन्हीं न्यूमेरिक कोड के अंदर था जो पहले से प्रेडिक्ट कर दे रहा होता है कि ये दुर्घटनाएं कहां और कब होंगी। हालांकि अब जॉन ने नोटिस किया कि कुछ समय के अंदर ही एक और दुर्घटना होने वाली है जिसके बारे में न्यूमेरिक कोड के अंदर लिखा हुआ था। जॉन बहुत कोशिश करता है कि वो उस दुर्घटना की लोकेशन का पता लगा ले, लेकिन हर बार वो उन कोड को डिकोड कर ही नहीं पाता। अब यहाँ बारिश होने के कारण कैलिब ने अपने फादर को कह दिया था कि आप मुझे पिक करने आ जाओ। जॉन तुरंत ही अपनी कार उठाकर निकल पड़ता है अपने बेटे को लेने के लिए, लेकिन बारिश के कारण रोड ब्लॉक हो चुके थे और काफी ज्यादा ट्रैफिक था। जॉन वेदर फोरकास्ट लगातार देखते जा रहा था, तभी अचानक उसकी नजर लॉन्जिट्यूड और एल्टीट्यूड पर पड़ती है, और अब उसका यूज करके वो उन न्यूमेरिक कोड के अंदर सिमिलैरिटी बनाता है, जिससे कि ये पता चला कि सारे लॉन्जिट्यूड और एल्टीट्यूड पेपर पर लिखे गए न्यूमेरिक कोड से मैच खाते हैं, यानी कि जो दुर्घटना घटने वाली थी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन यही है। जॉन तुरंत ही इन बातों को समझ जाता है, इसीलिए वो अपनी कार से उतरकर वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना कोई सबूत के जॉन की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर आसमान से एक एरोप्लेन डायरेक्टली आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर जाता है। एरोप्लेन में मौजूद सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। जॉन तो अपनी आंखों से जिंदा लोगों को जलते हुए देख रहा था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक में चला जाता है। घर पर आने के बाद वो सोच रहा था कि अगर उस दुर्घटना में वो मारा जाता तो उसके बेटे कैलिब का क्या होता। कैलिब तो पूरी तरीके से अकेला हो जाता अपने मॉम डैड के सिवा। जॉन की बहन भी घर पर आ चुकी थी उसकी कुछ मदद करने के लिए, लेकिन जब से जॉन की वाइफ की डेथ हुई है उसने अपने फैमिली वालों से बात ही करना बंद कर दिया। कैलिब अपने फादर की इस तरीके से बिहेवियर को देखकर उनसे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जॉन नहीं चाहता था कि कैलिब को इन चीजों के बारे में पता चले, इसीलिए उसने कैलिब को कह दिया कि तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कैलिब तो काफी ज्यादा रोते हुए अपने कमरे में चला गया था। जॉन तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में उसने फिल को अपने पास बुला लिया था। फिल भले ही जॉन की इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब जॉन ने उन सारे पैटर्न्स को अच्छे से दिखाया कि ये किस तरीके से दुर्घटना से कनेक्टेड है, तब जाकर फिल को थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि ये सारी चीजें सच हो सकती हैं। फिल भी एक अच्छा प्रोफेसर था, इसीलिए अब जॉन के पूरे केस को स्टडी करने के बाद वो ये कहता है कि अगर न्यूमेरिक कोड से दुर्घटना का पता भी लगा लिया जाए तो साइंटिफिक तरीके से उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं उसे रोक पाना नामुमकिन था। अब कैलिब यहाँ पर अपने कमरे में मौजूद था जो अपने फादर से थोड़ा नाराज होता है, लेकिन अचानक कैलिब के रूम के अंदर वही अनजान आदमी आ गया था जो उसे कुछ समय पहले फॉरेस्ट के अंदर दिखा होता है। वो अनजान आदमी कैलिब को एक मिरर की तरफ इशारा कर रहा था। कैलिब जब उस मिरर से बाहर की तरफ देखता है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक विजन आ रहा था, जिसमें कि पूरा फॉरेस्ट जल चुका है। चारों तरफ आग लगने के कारण सारे के सारे जानवर जलकर खत्म होते जा रहे थे। देखते ही देखते ये बड़ी सी आग फॉरेस्ट से होते हुए सिटी तक पहुंच गई थी। कैलिब इन चीजों को देख नहीं पाता और बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है, जिससे कि जॉन भागता हुआ उसके कमरे में आ गया। तब तक वो अनजान आदमी वहां से गायब हो चुका था। जॉन ने कैलिब से पूछने की भी कोशिश की कि आखिर उसे क्या हो गया, लेकिन कैलिब उसे कुछ बता ही नहीं पाता। जॉन समझने लगा कि शायद कैलिब ने कोई डरावना सपना देखा होगा, इसीलिए उसकी हालत ऐसी है। पर जैसे ही उसकी नजर मिरर के ऊपर गई तब वो उसी अनजान आदमी को देखता है जो फॉरेस्ट में मौजूद था। जॉन तुरंत ही एक बेसबॉल बैट लेकर उसे मारने के लिए वहां चला गया, बट वो आदमी फिर से वहां से मिसिंग हो जाता है। अब इन सारी चीजों की लिमिट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। जॉन को पता करना ही था कि आखिर उस न्यूमेरिक कोड का मतलब क्या है और उसे इतना एक्यूरेट किसने लिखा था। इसीलिए अब जॉन लुसेंड्रा की बेटी डायना से कुछ बातें करने के लिए उसको फॉलो करने लगा था। डायना की भी एक प्यारी बेटी होती है जिसे कि जाकर कैलिब भी संभाल रहा था, और इसी बहाने
बहाने जॉन डायना के पास आ जाता है और उसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है। वो तो उसे न्यूमेरिक कोड भी दिखा रहा था जिससे कि जॉन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन डायना को जब ये चीजें पता चली तब वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि डायना ऐसे राज जानती है जिससे कि जॉन के ये सारे डाउट्स क्लियर हो सकते थे। डायना जब कुछ नहीं बता रही थी तब जॉन उसके सामने जाकर रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो कुछ समय में बहुत ही बुरी दुर्घटना होगी और उसके अंदर लगभग 100 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो जाएगी। इसीलिए अब डायना को जो भी पता है वो उसे जॉन को बताना ही पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी डायना जॉन की मदद नहीं करती। वो तो तुरंत ही अपनी कार में बैठकर वहां से दूर चली गई। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण जॉन ने डिसाइड किया कि वो उन सारी दुर्घटनाओं को खुद ही रोकेगा। जॉन ने आगे आने वाले सारी न्यूमेरिक कोड को सॉल्व किया और पता लगाया कि उन दुर्घटनाओं की जगह कौन सी है। और अब जॉन पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके बता देता है कि लॉन्ग स्ट्रीट के ऊपर एक दुर्घटना होने वाली है, यानी कि वहां की मेट्रो स्टेशन पर टेररिस्ट अटैक होगा। पर पुलिस ऑफिसर्स इस तरीके के किसी भी अनजान आदमी की इन्फॉर्मेशन को सीरियस नहीं लेते थे और उन्हें लग रहा था कि जॉन मजाक कर रहा है। इन सारी रीजंस की वजह से जॉन को खुद ही जाना पड़ा उस स्पॉट के ऊपर जहां पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है। जॉन पूरे भीड़ के अंदर उस मेट्रो स्टेशन में पहुंच गया था। तभी चारों तरफ देखने के बाद जॉन को एक आदमी के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो लगातार उसका पीछा करने लगा। पुलिस ऑफिसर्स भी इन सारी चीजों को देखकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन अब एक ट्रेन में आने के बाद उन्हें पता चला कि वो तो एक लोकल चोर है, ना ही कोई टेररिस्ट। जॉन को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि ये तो एक ट्रेन दुर्घटना है और ये ट्रेन कभी भी पलट सकती थी। जॉन तो ट्रेन में मौजूद सभी को चौकन्ना करता है और बताता है कि अगले स्टेशन पर वो सब उतर जाएं। हालांकि जॉन की बात मानकर कई सारे लोग उतर रहे ही होते हैं। तभी अचानक पीछे से जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो ट्रैक पे से उतर जाती है और उसकी टक्कर पहले वाली ट्रेन से आकर हो गई थी। इस बड़ी दुर्घटना में तो कई सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। हालांकि जॉन बचकर वहां से निकल गया था, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी वो इतने सारे लोगों को मरने से नहीं बचा पाया। घर पर आने के बाद न्यूज रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि उस दुर्घटना के अंदर 100 लोगों से भी ज्यादा की मौत हुई है और यही सारी चीजें जॉन को अंदर से खाई जा रही थी, यानी कि उसके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है कि कहां पर दुर्घटना होगी और कैसे होगी, लेकिन फिर भी वो उसे टाल नहीं पा रहा था और लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था। अब जॉन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर सीधा डायना के पास चला गया था। डायना ने जब वो सारी न्यूज देखी तब उसे जॉन के ऊपर भरोसा हो गया था कि वो जो भी कह रहा था सच था। इसीलिए अब डायना भी जॉन की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। डायना जॉन को अपनी मदर लुसेंडा के बारे में बता रही थी कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। वो मुझे हमेशा बताते रहती कि मुझे कुछ अनजान आवाजें सुनाई दे रही हैं और ये आवाजें फ्यूचर के किसी आदमी से आ रही थी। मेरी मदर की इस तरीके के बिहेवियर के कारण मेरे फादर ने उन्हें छोड़ दिया और तब से ही मेरी मदर इस सिटी के बाहर वाले एक इलाके में छोटे से घर में रहा करती थी। जॉन को लग रहा था कि शायद वहां पर जाने से उन्हें कुछ क्लूज मिल जाए, इसीलिए अब वो अपने बेटे कैलेब और डायना की बेटी एबी को लेकर उस छोटे से घर की तरफ मूव होने लगे थे। रास्ते में डायना जॉन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उसकी मदर लुसेंडा हमेशा फ्यूचर की बातें किया करती थी और उसे अपने मरने का डेट बताती थी, यानी कि लुसेंडा को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी कि वो कब जाकर मरेगी। अब उस घर के पास आने के बाद जॉन और डायना आगे बढ़ने लगते हैं और अपने दोनों बच्चों को कार में ही सुला देते हैं। जॉन ने डायना को दिखाया कि पेपर में मौजूद उन सारे न्यूमेरिक कोड के एंडिंग में कुछ लेटर्स लिखे हैं जो रिवर्स में डबल ही होते हैं। आखिर इनका क्या मतलब था उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता, इसीलिए अब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो दोनों उस घर के अंदर चले गए। जॉन और डायना वहां पर जाकर देखते हैं कि हर जगह पर एवरीवन एल्स लिखा हुआ था। थोड़ा दिमाग लगाने पर जॉन को यह एहसास हो जाता है कि ये उन दोनों लेटर्स का फुल फॉर्म है जो कि उन न्यूमेरिक वर्ड्स के लास्ट में लिखा था और अब उसे कंबाइन करने के बाद पता चलता है कि उन्हें छोड़कर सभी लोग खत्म हो जाएंगे। उस जगह पर तो अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स बनी हुई थी जो किसी गॉड को दर्शाती थी। जॉन और डायना तो जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। अब अचानक कैलिब जो कार के अंदर सोया हुआ था उसे वापस से वही विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देने लगे। जब वो अपनी आंखें खोलकर एबी को भी जगाता है तब उनके कार के चारों तरफ कुछ अनजान लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। वो तो दरवाजा ओपन करने की भी कोशिश कर रहे थे, इसीलिए अब कैलिब काफी ज्यादा डर के कार के हॉर्न को बजाने लगा। जॉन तुरंत ही भागा हुआ अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पर आ गया और उन्हीं में से एक अनजान लोगों के पीछे जाते हुए उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो अनजान आदमी पीछे मुड़ तो गया था लेकिन वो जॉन की गन से जरा भी नहीं डर रहा था। उस आदमी ने अपना मुंह खोला जिसके अंदर से काफी अजीब तरीके की रोशनी बाहर निकलती है और उस रोशनी ने कुछ देर के लिए जॉन को अंधा कर दिया था। कुछ देर में वो अनजान आदमी भी वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद जॉन कैलिब और एबी को लेकर घर के अंदर आ गए थे। डायना अब जाकर जॉन को बताती है कि यही सारे अनजान लोगों के विजन्स उसे भी आ रहे हैं जो लगातार हर जगह पर उसे फॉलो कर रहे थे। डायना बहुत ही ज्यादा डर गई कि ये सभी लोग उसकी बेटी एबी को ना मार दे, लेकिन अब जॉन वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है, इसीलिए जॉन उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि हम इन सारी चीजों का सोल्यूशन जल्दी निकाल लेंगे। अब अगले दिन जॉन डायना की बेटी एबी को देखता है जो एक पेपर को अजीब तरीके से कलर कर देती है। जॉन जो कि उस पेपर के एंडिंग न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा था वो उस ड्राइंग से कनेक्ट करके